जब हम शादी या विवाह के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद दो लोग, उनका प्यार, उनकी पसंद। लेकिन क्या हो अगर ये इससे कहीं ज्यादा हो? मानव शास्त्रियों की नज़र से देखें तो शादी समाज की एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसके रूप रंग दुनिया में अलग अलग हो सकते हैं, पर यह है हर जगह। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जानवर तो बस मेट करते हैं अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, पर हम इंसान शादी क्यों करते हैं? मतलब ये रस्में, ये रिश्ते नाते, ये जो पूरा सामाजिक तामझाम है, ये आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम 5 चीजों पर गौर करेंगे। पहला, शादी की जरूरत ही क्यों है? दूसरा, इसके नियम क्या होते हैं? तीसरा, ये कितने तरह की होती हैं? चौथा, इसका पैसे और लेन देन से क्या लेना देना है? और आखिरी में, समाज में इसका असली काम क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर शादी की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो कौन सी जैविक और सामाजिक वजह हैं जो इसे दुनिया भर में एक यूनिवर्सल चीज बनाती हैं? एक वजह है हमारे बच्चे। सोचिए, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो कितना असहाय, कितना हेल्पलेस होता है ना? उसे सालों तक देखभाल चाहिए। तो इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो एक स्टेबल जोड़ी, मतलब माता पिता का साथ रहना, बच्चे के जिंदा रहने के चांस को बहुत बढ़ा देता है। इसी बंधन से उसे सुरक्षा और जरूरत का सारा सामान, सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। दूसरी वजह थोड़ी अलग है। देखिए, ज्यादातर जानवरों में जो फीमेल होती हैं वो साल के एक खास वक्त पर ही मेटिंग के लिए तैयार होती हैं, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है? पुरुषों के बीच एक लगातार कंपटीशन बना रह सकता है। तो शादी या विवाह एक तरह का सोशल रूल बन गया इस कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि समाज में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनी रहे। और शायद सबसे जरूरी वजह यह है कि शादी सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती, ये दो परिवारों को, दो कुनबों को, दो ग्रुप्स को जोड़ती है। ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक तरह का पक्का कोऑपरेटिव रिश्ता बनाने का सबसे पहला तरीका है। जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं, ये दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलने का एक जरिया है। तो ठीक है, ये तो समझ आया कि शादी क्यों जरूरी है, पर सवाल ये है कि कौन किससे शादी कर सकता है? हर समाज में शादी को लेकर कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ लिखे हुए, कुछ बिना लिखे, और यही नियम तय करते हैं कि कौन किसके लिए सही पार्टनर माना जाएगा। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है इंसेस्ट टैबू, या निकट संबंध निषेध। मतलब दुनिया का कोई भी समाज माँ बाप और बच्चों या भाई बहनों के बीच शादी की इजाजत नहीं देता। ये शादी का सबसे बुनियादी नियम है। पर यह नियम है क्यों? इसके पीछे भी कई थियरीज हैं। एक तो जाहिर है, इससे जेनेटिक बीमारियां नहीं होती। दूसरा, ये परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े और जेलसी को कम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये लोगों को अपने ही ग्रुप से बाहर शादी करने पर मजबूर करता है। और जब आप बाहर शादी करते हैं तो दूसरे ग्रुप्स के साथ आपके गठबंधन बनते हैं, जो पुराने जमाने में सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। तो इसी से दो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। एक है एक्सोगमी, यानी अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, जैसा हमने देखा, इससे गठबंधन बनते हैं। और दूसरा है एंडोगमी, मतलब अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करना, जैसे कि एक ही जाति में या एक ही धर्म में। इसका मकसद होता है ग्रुप की पहचान, उसकी दौलत, उसकी जमीन जायदाद को बचाकर रखना। मजे की बात यह है कि ज्यादातर सोसाइटियों में ये दोनों नियम एक साथ ही चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं शादी के अलग अलग रूपों पर। और यकीन मानिए, इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक मर्द और एक औरत की कहानी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं। मोनोगमी यानी एक विवाह, जिसमें एक समय में एक ही पार्टनर होता है, ये सबसे कॉमन है। फिर आता है पोलीगमी, यानी बहुविवाह। इसके दो मेन टाइप हैं। एक है पोलिजिनी, मतलब एक पति और कई पत्नियां, ये इतिहास में काफी कॉमन रहा है। और दूसरा है पोलैंड्री, मतलब एक पत्नी और कई पति, ये बहुत ही रेयर है। और देखिए, नियम कितने स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेवरेट और सोरोरेट जैसी प्रथाएं हैं। लेवरेट मतलब अगर किसी का भाई मर जाए तो उसकी विधवा से शादी करना, और सोरोरेट मतलब अगर पत्नी मर जाए तो उसकी बहन से शादी करना। ये क्यों? ताकि किसी की मौत के बाद भी वो जो दो परिवारों का गठबंधन बना था वो टूटे नहीं। यहां पर्सनल चॉइस से ज्यादा सोशल जिम्मेदारी की बात है। ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन कई समाजों में कुछ खास रिश्तेदारों से शादी करना पसंद किया जाता है। और इसमें कजिन मैरिज, यानी चचेरे ममेरे भाई बहनों में शादी दुनिया भर में सबसे कॉमन है। लेकिन हाँ, यहां भी नियम बहुत पक्के और साफ होते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं, ये इसे और साफ करते हैं।
देखिए, एक होता है क्रॉस कजन मैरिज, जैसे अपनी माँ के भाई की बेटी से शादी। इसे कई जगह अच्छा माना जाता है क्योंकि ये दो अलग अलग खानदानों को जोड़ता है। दूसरी तरफ है पैरेलल कजन मैरिज, जैसे अपने पिता के भाई की बेटी से शादी। इसकी अक्सर मनाही होती है क्योंकि ये दोनों एक ही वंश या खानदान के माने जाते हैं। मतलब देखिए नियम कितने बारीक और कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हमने नियम देख लिए, रूप देख लिए, अब बात करते हैं पैसे की। जी हाँ, शादी सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट भी है, हमेशा से। जैसा कि हम देख सकते हैं, शादी में अक्सर धन दौलत, प्रॉपर्टी, इन सब का लेन देन शामिल होता है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये दो परिवारों के बीच एक फॉर्मल अग्रीमेंट है जो उनके नए रिश्ते और उनकी नई जिम्मेदारियों को पक्का करता है। और इसके 4 कॉमन तरीके हैं। पहला, ब्राइड वेल्थ या वधू मूल्य। इसमें लड़के का परिवार लड़की के परिवार को पैसे या तोहफे देता है। फिर है डाउरी या दहेज, जिसमें लड़की का परिवार अपनी बेटी को संपत्ति देता है। तीसरा है सूटर सर्विस, जिसमें दूल्हा कुछ समय के लिए दुल्हन के परिवार के लिए काम करता है। और आखिर में है गिफ्ट एक्सचेंज, जिसमें दोनों परिवार एक दूसरे को तोहफे देते हैं एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो आखिर में सवाल ये उठता है कि शादी का असली काम क्या है? समाज में ये ऐसा क्या करती है जो हजारों सालों से चली आ रही है? ये जो बात कही गई है, ये एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए का पूरा निचोड़ है कि विवाह न केवल जीवन साथी के बीच बल्कि उनके रिश्तेदारों के बीच भी एक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। मतलब शादी का मेन काम सिर्फ 2 लोगों को मिलाना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सोशल स्ट्रक्चर बनाना है। ये वो धागा है जो समाज के ताने बाने को एक साथ बुनकर रखता है। तो चलिए इसे समराइज करते हैं। एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडमंड लीच के हिसाब से ये हैं शादी के मुख्य काम। ये बच्चों को एक लीगल पहचान देती है, पार्टनर्स के बीच सेक्सुअल एक्सेस को रेगुलेट करती है, मेहनत और प्रॉपर्टी पर किसके क्या हक हैं ये तय करती है, और सबसे ज़रूरी, ये परिवारों के बीच एक बहुत बहुत ज़रूरी गठबंधन बनाती है। लेकिन आज की दुनिया तो बदल रही है। सेम सेक्स मैरिजेस हैं, लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं, पर्सनल चॉइस पर ज़्यादा जोर है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस बुनियादी इंसानी इंस्टीट्यूशन का, मतलब शादी का, भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।